मैं एक डिलीवरी बॉय था। सुबह से शाम तक मेरा बस यही काम था। मोटरसाइकिल पर यूं चलता जैसे कि पायलट जहाज चलाता है। मोटरसाइकिल पर मेरी स्पीड बहुत तेज थी। जहां दूसरे डिलीवरी बॉय दिन के 5 ऑर्डर ही पूरे कर पाते थे, मैं 10 से 12 ऑर्डर कर चुका होता था। वैसे तो हम जैसे लड़कों का एक ही रोना होता है, बेरोजगारी और गरीबी, लेकिन उस पर भी मेरी शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत थी। बस डिलीवरी बॉय का अगर यूनिफॉर्म ना पहना तो लड़कियां मुझ पर फिदा हो जाती। आज भी मैं उसी घर के सामने खड़ा था, जो पिछले 1 महीने से हर दूसरे दिन मैं मुझसे कुछ ना कुछ मंगवाती रहती थी। काफी खूबसूरत टाइप की लड़की थी। मेरे आने से पहले ही अपना दरवाजा खोलकर खड़ी होती। जैसे ही मेरी बाइक खड़ी होती उसके चेहरे पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट सज जाती। मैं उसका सामान उसके हवाले करता और वह मुझे एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट से देखती थी। साथ ही मुझे पैसे पकड़ा देती। मैं थैंक यू कहकर वहां से चला जाता। पिछले 2 महीने से यही सिलसिला जारी था। कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी दूसरे सामान वह मुझसे मंगवाती रहती थी। मेरा फ़ोन नंबर उसने उस वक्त लिया जब दूसरी बार भी उसका ऑर्डर मैं ही उसके घर पर देने गया था। कहने लगी हर बार एक नया डिलीवरी बॉय आता है और मेरे घर का रास्ता उसे याद ही नहीं होता। कई कई घंटे मुझे उसे समझने में लग जाते हैं कि दाईं तरफ मुड़ जाओ, सीधे सीधे आओ, सफ़ेद रंग का गेट है, बाहर रुक जाओ। लेकिन कमबख्तों को घर का रास्ता ही नहीं मिलता। ऐसा करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो तो मैं तुम्हें ही बुला लिया करूंगी। फिर अपनी आंख दबाकर मुझे धीरे से कहने लगी, तुम्हारी मेहनत के 50 रुपए ऊपर दूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल ठीक है। मेरा घर भी उस लड़की के घर के करीबी इलाके में था। मैंने सोचा इस तरह कम पैसों में सामान भी पास में ही छोड़ना पड़ेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा और पैसे भी ज्यादा मिल जाया करेंगे। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और अदाएं बहुत दिखाई थी। मैं दिलफेंक टाइप का इंसान तो नहीं था, लेकिन सामने वाली जब खुद ही अपना आप पेश करने वाली हो तो फिर फ्री की शराब तो कोई भी नहीं छोड़ता। 2 महीने से मैं उस खूबसूरत हसीना को अलग अलग चीजें देने जाता था, इसलिए उससे बात भी हो जाती थी। अब तो वह मुझसे काफी फ्री हो चुकी थी, मुझे कुछ कुछ बातें भी कर लिया करती थी। एक बार सर्दियों की रातें थी, उसने रात 1 बजे मुझे कॉल की। उस वक्त मैं घर पर पहुंचा ही था। खाना खाकर अपनी चारपाई को बरामदे में बिछाकर उस पर लेटकर रजाई में घुस गया। छोटी बहन से कहा कि 1 कप चाय बना दो। रजाई में घुसकर गरम गरम चाय के घूंट भर रहा था कि जब उस लड़की की कॉल आ गई। मैंने समय देखा, रात का 1 बज रहा था। मैंने अजीब सी बोर सी शक्ल बनाई थी कि अब यह कौन सा समय है, जरूर यह कुछ ना कुछ मुझसे मंगवाएगी। मैंने फोन उठाया तो उसकी चहकती हुई आवाज आई। कहने लगी, पिज्जा खाने को दिल चाह रहा है, प्लीज पिज्जा लाकर दे दो। मैंने कहा, समय देखा है आपने, इतनी सर्दी हो रही है। मैं इस वक्त रजाई में घुसकर बैठा हुआ हूँ और गरम गरम चाय पी रहा हूँ। आप मुझे बताएं, ऐसी हालत में आपको लगता है कि मैं अपनी रजाई छोड़कर और गर्मा गर्म चाय छोड़कर आपके के लिए पिज्जा लेकर आऊंगा? जितनी वह मुझसे फ्री हो चुकी थी, मैं उससे कभी कभी हंसी मजाक में ऐसी बातें कह देता था। वो कहने लगी, बहुत भूख लगी है, मेरे घर आज दाल बनी थी और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सुबह का बस नाश्ता किया हुआ है। अगर तुम मुझे पिज्जा लाकर दो तो मैं डिलीवरी चार्ज के अलावा तुम्हें 100 रुपए और दूंगी। मैंने कहा कि मैं सिर्फ 100 रुपए की खातिर अपनी रजाई को नहीं छोड़ सकता। मेरी बात पर वह हंसने लगी। कहने लगी, 200 दे दूंगी, 300, चलो 500 ले लेना। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, आ रहा हूँ। वो कहने लगी, सो स्वीट ऑफ यू। यह कहकर उसने फोन बंद कर दिया। उसके ऐसे शब्द अक्सर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसके घर जाऊंगा तो आज मुझ पर एक बम धमाका होने वाला है। मैंने सोचा, सचिन चलो हटाओ यह चादर अपने ऊपर से और अपनी जान को थोड़ी सी तकलीफ दो। वह लड़की काफी खूबसूरत, दुबली पतली सी थी। बाल भी लंबे थे, क्योंकि अक्सर बाल खोलकर ही वह दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही होती थी। मेरे लिए शायद तैयार भी होती थी, क्योंकि मैं जब भी उसका कोई भी सामान देने जाता तो वो एकदम तैयार खड़ी होती थी, जैसे अभी अभी हल्का फुल्का मेकअप करके बाहर गेट पर आई हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वह मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन मेरी हैसियत से ज्यादा थी। अच्छे खाते पीते घराने से संबंध रखती थी, खूबसूरत भी बहुत थी, तो फिर भला मुझ जैसे डिलीवरी बॉय से यो मोहब्बत करने लगी। उसके तो न जाने कितने चाहने वाले होंगे। फिर मैंने सोचा कि मोहब्बत कहाँ तक तो ताज को देखती है, इतनी ज्यादा भी अमीर नहीं है। हाँ, यह था कि मुझसे थोड़ी बेहतर है। मैं तो एक बहुत ही गरीब से इलाके में एक बहुत ही छोटे और पुराने से मकान में रहता था। मकान भी अपना नहीं था, किराए का था।
ऐसा लगता था कि जैसे सारी गरीबी हम पर आकर खत्म हो गई हो, या फिर शायद यह मेरी सोच थी, क्योंकि मेरे माँ बाप तो अपने इसी हाल में खुश थे, तीनों टाइम पेट भरकर खाना खाते और भगवान का धन्यवाद करते। लेकिन मैं अपने हालात से बिल्कुल खुश नहीं था, अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था। मेरे पापा की मोहल्ले में मिठाई की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन मुझे इस काम से शुरू से ही चिढ़ थी। पापा तो कहते थे कि मेरे साथ दुकान पर आया करो और हलवाई का काम किया करो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे यह काम नहीं करना। 3 बहनें थी, घर में कमरे सिर्फ 2 ही थे, एक कमरे में मम्मी पापा होते और दूसरे कमरे में मेरी बहनें, इसलिए मुझे बस बरामदा ही मिला हुआ था, जहाँ मेरी माँ एक चारपाई बिछा देती थी और मैं अपनी सर्दियाँ गर्मियाँ वही गुजारा करता था। माँ की कमेटी खुली तो माँ ने मुझे एक बाइक दिल दी और फिर मैंने डिलीवरी बॉय बनना पसंद किया। मैंने चाय का खाली कप साइड पर रखा और रजाई से उठकर अपनी जैकेट पहनकर तैयार हो गया। मेरी जेब में 500 रुपए मौजूद थे। मैंने बड़ी साइज का पिज्जा लिया और किरण के घर के सामने जाकर उसे कॉल कर दी। वह कहने लगी, हाँ बस आ रही हूँ। मैं बाहर खड़ा बार बार घड़ी देख रहा था, लेकिन 10 मिनट हो गए थे, वह नहीं आई। दोबारा मैंने कॉल की तो फोन नहीं उठाया। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि मैंने अपने दोनों हाथों को रगड़ा और मुंह से फूंक मारकर उन्हें गर्म करने की नाकाम कोशिश करने लगा। मेरे मुंह से धुआं निकल रहा था, होठ भी सर्दी के मारे कपकपा रहे थे। मैं चाह रहा था जल्द से जल्द वह आ जाए और उसे पिज्जा दूं और अपने घर चला जाऊं। न जाने बेचारी को कितनी भूख लगी होगी कि उसने रात के 1 बजे पिज्जा मंगाया था। बहुत देर हो गई, वह नहीं आई तो मैं अपनी बाइक से उतरा, पिज्जा लिया और डोर बेल बजा दी। कुछ देर में जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने एक बड़ी उम्र का आदमी खड़ा था, जो मुझे बड़े गुस्से से घूर रहा था, और उसके पीछे किरण डरी सहमी खड़ी थी। कहने लगा, क्या बात है और यह कौन सा तरीका है रात के 1 लोगों को डिस्टर्ब करने का। उस आदमी की बात सुनकर मैं तो हड़बड़ा गया था, समझ नहीं आ रहा था उसे क्या जवाब दूं। मुझे चुप खड़ा देखकर उसने फिर गुस्से से पूछा, कौन हो तुम। मैंने एक नज़र किरण की तरफ देखा। मैंने कहा, डिलीवरी बॉय हूँ, पिज्ज़ा मंगवाया था ना आपने। वो कहने लगा, किसने मंगवाया था पिज्ज़ा, मैंने तो नहीं मंगवाया था। किरण पीछे खड़ी ना में सिर हिलाने लगी कि मैं यह ना बताऊं कि पिज्ज़ा उसने मंगवाया है। मैंने उसका मकान नंबर देखा और अगले घर का मकान का नंबर बोल दिया। वह कहने लगा, यह हमारा मकान नंबर नहीं है, जाओ यहाँ से। वह बूढ़ा बड़बड़ाते हुए गेट बंद करने लगा, लेकिन मैंने जल्दी कहा कि उनसे भी पूछ चुका हूँ, लेकिन वह कह रहे हैं कि आपने मंगवाया है। तो मैंने कहा कि देखे, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, शायद मेरे साथ किसी ने शरारत कर दी है। मैं यह बिग साइज पिज्ज़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसने भी यह पिज्ज़ा मंगवाया है उसने शायद गलत एड्रेस दे दिया है, इसलिए आप अगर यह रख लें तो मेरे पैसे बच जाएंगे। मैंने बड़ी मासूम से शक्ल बनाई थी। मैं चाहता था कि किरण पिज्ज़ा खा ले, क्योंकि उसने सिर्फ सुबह का नाश्ता ही किया था। वो आदमी कुछ देर तो मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, कितने का है। मैंने कहा, 500 रुपए का। उसने जेब से 500 रुपए मुझे दिए और पिज्ज़ा लेकर अंदर चला गया। मैंने सुकून का सांस भरा था। इससे पहले कि मैं बाइक की तरफ पलटता मुझे उस घर से शोर की आवाज़ आई थी। वह आदमी किरण से कहने लगा, शुक्र करो वह लड़का किसी और का ऑर्डर लाया था, लेकिन अगर मुझे यह पता चला कि तुमने मंगवाया है तो मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे बाहर के ऑर्डर कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शरीफ घर की लड़कियों के ये लक्षण नहीं होते कि वह हर दूसरे तीसरे दिन डिलीवरी बॉय को अपने दरवाजे पर बुलाकर खड़ा कर लें और उससे बातें करें। तुम मेरे घर की बहू हो, मेरे घर की इज्जत हो। अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं संजय को फोन करके कनाडा से बुला लूंगा और तुम्हारे मायके में जाकर भी तुम्हारी भी शिकायत लगाऊंगा। पकड़ो ये पिज्ज़ा, मैं तो यह खाता नहीं हूँ। यह सुनकर मेरा दिमाग चकराया था। तो क्या किरण शादीशुदा थी? यह सोचकर तो मेरा दिल पता नहीं क्यों बुझ सा गया था। शायद मैंने किरण के हवाले से कई सपने अपनी आंखों में सजा लिए थे। उस आदमी की बात सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वह किरण का ससुर है और बहुत ही सख्त मिजाज है, और वो बेचारी ना जाने कैसे जिंदगी गुजार रही है। शायद उसका पति विदेश में है। तभी वह अंकल कह रहा था कि संजय को बुलाऊंगा, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा, या फिर तुम्हारे मायके में शिकायत लगाऊंगा। मेरे दिल में किरण के लिए हमदर्दी के जज्बात उभरने लगे थे। अगले दिन किरण की कॉल आई, कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे ससुर के सामने मेरी इज्जत रख ली। मैंने कहा, क्या तुम शादीशुदा हो? वो कहने लगी, हाँ, बस मेरी किस्मत खराब थी जो मैं इस घर में ब्याह कर आ गई। मैंने कहा, तुम्हारा पति तुम्हें सपोर्ट क्यों नहीं करता?
वह कहने लगी वह कनाडा में जॉब करता है, कई कई महीने नहीं आता, और आ भी जाए तो अपने माँ बाप के सामने नजरें तक नहीं उठा सकता, मुझे क्या सपोर्ट करेगा। मुझे यह सुनकर बहुत दुख और अफसोस हुआ था। किरण कहने लगी तुम नहीं जानते मैं कैसे तकलीफ से जिंदगी गुजर रही हूँ। यह तो थोड़े बहुत पैसे ट्यूशन पढ़कर जमा करती हूँ ताकि अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर सकूं, वरना संजय जितने भी पैसे भेजता है वह सब मेरे ससुर के पास ही आते हैं, और वह मुझे जेब खर्च के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं देते। कहते हैं जब हमारे साथ रह रही हो, खाना खाती हो, हम तुम्हें शॉपिंग भी कराते हैं, तो अलग से तुम्हें पैसे लेने की क्या जरूरत है। उसकी बात सुनकर मुझे दुख होने लगा। मैंने कहा कि तुम्हें जब भी कुछ खाना हो तो मुझे बता देना, और यह भी बता देना कि तुम्हारा वह खुसर ससुर कब घर पर नहीं होता, मैं उसी समय तुम्हें देने आ जाऊंगा। वो कहने लगी पता नहीं मैंने तुमसे अपने दिल की बात क्यों कह दी, मुझे तुमसे यह सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी, तुम मेरे लगते ही क्या हो। उसकी दुख भरी आवाज सुनकर मेरा दिल धड़का था, दिल में दबी उसकी मोहब्बत ने करवट ली थी। जी चाहा उसके सारे दुख दूर कर दूं, लेकिन यह सोचकर खुद को रोक लेता था कि वह किसी और की है, मैं उसको पा नहीं सकता। लेकिन यह भी सच था कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा था, यह जानते हुए भी कि मैं अपनी मोहब्बत को कभी पा नहीं सकता। एक बार रात के 12 बजे किरण का मुझे फोन आया, कहने लगी मेरे घर पर कोई नहीं है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज तुम मेरे घर पर आ जाओ। मैंने कहा कि मैं कैसे तुम्हारे घर आ सकता हूँ, अगर तुम्हारे सास या ससुर पीछे से घर में आ गए तो क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी तो और भी मुश्किल हो जाएगी। वो कहने लगी वह दोनों गांव गए हैं, उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ मौत हो गई है, मेरे घर पर कोई भी नहीं है, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा तुम परेशान ना हो, मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ ही देर बाद मैं उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था, और वह दरवाज़ा खोले बदहवासी से मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ी थी। मैं उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और मुझे अंदर आने का कहा। मैं यह सोच रहा था कि अंदर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह घर पर अकेली थी और मेरा इस तरह अंदर जाना ठीक नहीं था। लेकिन वो बेहद डरी हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे कुछ देर के लिए अंदर जाकर उसका डर खत्म कर देना चाहिए। मैं अभी सोच विचार में गुम था कि तभी किरण बोली प्लीज अंदर आ जाओ। मैं अंदर चला गया। उसके बाद उसने मुझे लॉन्च में ही बैठा दिया। कहने लगी तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं इतनी देर नहीं रुक सकता। मैं तो बस तुम्हें यही कहने आया था कि तुम अपने घर के खिड़की दरवाजों को अच्छी तरह से लॉक कर लो। रात को कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि तुम घर पर अकेली हो और तुम्हें अंधेरे में डर लगता है, तो लाइट जलाकर सो जाओ। मैं यही सोचकर तुमसे मिलने चला आया कि मेरे आने से तुम्हारा डर थोड़ा कम हो जाएगा। अब तुम खुद को रिलैक्स करो और सोने की कोशिश करना। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मैं आज तक कभी भी अकेली नहीं रही हूँ। ऐसा करो कि तुम लॉन्च में ही सो जाओ, कम से कम मुझे यह तसल्ली तो होगी कि घर में कोई है। मैंने कहा किरण यह सब ठीक नहीं है। अगर भगवान न करे तुम्हारे सास ससुर सुबह घर आ गए और अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। और चलो मान भी लो सास ससुर ना भी आए तो क्या पता घर पर कोई और ही आ जाए और इस तरह मुझे घर पर देखकर लोग बातें बनाएंगे। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी हो। वो कहने लगी मुझे रात को बहुत डर लगता है। एक बार मेरे ससुर मेरी सास को दवा दिलाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए थे। वह सिर्फ कुछ ही देर के लिए लेकर गए थे और मैं इतनी देर में ही इतना ज्यादा डर गई थी कि चीख चीख कर मैंने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था। और इस वक्त भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं रह सकती। अभी हम बात कर ही रहे थे कि बाहर बारिश की आवाज आने लगी। यह देखकर तो मेरा तो दिमाग घूम गया था। मैं जैसे ही तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा, इतनी देर में बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। किरण कहने लगी ओहो, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसी बारिश में घर चला जाऊंगा। मैं यह कह ही रहा था कि जोरदार बादल गरजने लगे थे। किरण डर के मारे मेरे सीने के साथ लग गई। उसकी इस अचानक हरकत ने मुझे अपनी जगह जमा कर रख दिया था। एक करंट की लहर थी जो मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। एकदम मैं किरण से पीछे हटा था। कुछ गलत हो जाने का डर मुझ पर हावी होने लगा था। मैंने कहा किरण तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं घर जा रहा हूँ। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। कहने लगी मत जाओ, रात का समय, ऊपर से इतनी तेज बारिश, मुझे डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगी। उसने मेरा हाथ थाम लिया। इस वक्त हम बाहर आंगन में खड़े थे।
और हम दोनों ही भीग चुके थे। बारिश कम होने की बजाय और भी ज्यादा तेज हो गई थी। फरवरी का महीना था और बारिश का पानी बहुत ठंडा। ठंड की वजह से अब वो कांपने लगी थी। ठंड तो मुझे भी लग रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा था कि किसी तरह मैं अपने घर चला जाऊं। लेकिन बारिश कम होने की बजाय और भी तेज हो गई थी। उसने कॉटन का वाइट कलर का कुर्ता पहन रखा था, जो बारिश की वजह से भीगकर उसके तन से चिपक गया था और उसकी खूबसूरती को उभारने लगा था। मेरी नज़रों में बेताबी बढ़ने लगी थी। मैंने फौरन से अपनी नज़रें झुका ली थी। मैं यहाँ से जाना चाहता था, वरना शायद कुछ देर और रुकता तो खुद पर काबू हो बैठता। आखिर को मैं भी एक मर्द था, और सामने जब इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी हो, वह भी इतने करीब, तो कोई कैसे खुद पर कंट्रोल रख सकता है। मैंने जल्दी से किरण से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन ठीक उसी समय आसमान पर बिजली चमकी और बादलों की गरज ने तो किरण को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह सचिन कहती हुई मेरे सीने से चिपक गई थी। मैं इंसान था, कोई फरिश्ता नहीं था, और जहां मर्द और औरत अकेले हो तो उनके बीच में तीसरा शैतान मौजूद होता है। मेरी अक्ल ने भी उस वक्त काम करना छोड़ दिया था। बस दिल की धड़कन थी जो इस वक्त किरण के दिल की धड़कनों के साथ धड़क रही थी, क्योंकि वह मेरे सीने से लगी खड़ी थी। उसने डर की वजह से अपने दोनों हाथों से मेरी कमर को जकड़ रखा था। कह रही थी, सचिन मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। धीरे धीरे मुझ पर भी बेखुदी सी छाने लगी थी। मैं उसे अंदर ले गया। कमरे का दरवाज़ा क्या बंद हुआ। हमारे जज्बात आवो ताब से जाग उठे थे। शैतान हम पर हावी हो चुका था। किरण ने मुझे एक ही बार मना किया था, लेकिन मैं तो अपने होश खो बैठा था। मुझे होश उस वक्त आया जब सब कुछ हो चुका था, और अब मैं बुरी तरह से पछता रहा था। और किरण रोए जा रही थी। कहने लगी, सचिन यह तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। मैंने तो तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया था, और तुमने ही। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, किरण देखो जो कुछ हुआ वह एक हादसा था। रात को बारिश बहुत तेज थी, फिर तुम खुद भी तो मेरे साथ लग गई थी, और मैं बहक गया था। वह कहने लगी, मैं तो डरी हुई थी, तुम तो मर्द थे, तुम्हें होशो हवास से काम लेना चाहिए था। मैं तो डर के मारे बस तुमसे पनाह मांग रही थी, लेकिन तुमने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैंने कहा, देखो जो कुछ भी हो गया है उसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है। तुम्हें रात के समय मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। वो कहने लगी, ठीक है, मान लो मेरा ही कसूर है, मैं ही गलत हूँ। उसने अपनी मासूम शक्ल बनाकर कहा। मैं वापस वहां से चला आया था। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी थी। मैं घर आया तो मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुम रात भर कहाँ थे। मैं नजरें चुराए हुए था। मैंने कहा, मम्मी रात को बहुत तूफानी बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए मैं दोस्त के घर पर ही रुक गया था। मेरी माँ कहने लगी, बारिश को रुके हुए भी 3 घंटे हो चुके हैं, और रात तो बारिश की खबर पहले ही बता दी गई थी। तुम्हें वक्त पर घर आ जाना चाहिए था। मैं रात भर तुम्हारे लिए परेशान होती रही हूँ। फोन तो कर सकते थे कि दोस्त के घर हो। 100 फोन किए हैं तुम्हारी बहनों ने तुम्हें, लेकिन तुमने फोन उठाने की भी जरूरत नहीं समझी। मैं कमरे में चला गया, बहनों से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ, इसलिए वह कमरे से बाहर चली जाए। वह कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अपने किए गए पाप का अब तेजी से एहसास हो रहा था। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों दिल में एक बेचैनी सी भरी हुई थी। अंदर ही अंदर कोई मुझे कचोट रहा था कि जैसे कुछ गलत हो गया हो। बहुत गलत हुआ है। मुझे किरण की भी चिंता सताई जा रही थी। उसके बाद तो ना किरण का कोई फोन आया, ना ही मैंने उससे बात की थी। और फिर कुछ दिन बाद किरण की कॉल आई। मैंने डरते डरते कॉल उठाई। वह कहने लगी, सचिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जब से तुम गए हो बस मुझे तुम्हारे ही ख्याल परेशान करते हैं। पता नहीं क्यों तुम्हारी याद दिल से निकाल नहीं पाती हूँ, और आज जब बहुत बेबस हो गई तो तुम्हें फोन किया है। प्लीज मेरी मोहब्बत को स्वीकार करो। मैं तुम्हारे बिना रहना नहीं चाहती। मैंने कहा, देखो यह सब ठीक नहीं है, पाप है। तुम शादीशुदा हो और मेरे साथ रिश्ता बनाना यह बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारे पति के साथ यह धोखा होगा। वो रोने लगी, कहने लगी, मेरा पति मुझे अपने माँ बाप की सेवा के लिए लाया है। उसने खुद तो परदेश में शादी कर रखी है, अपनी पत्नी के साथ ऐश की जिंदगी गुजर रहा है, और मुझे यहाँ तन्हाई का अजाब झेलने के लिए छोड़ा हुआ है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। किरण सिसकियों से रोते हुए ये सब कह रही थी। मुझे उस पर तरस आने लगा था। कैसा खुदगर्ज पति था उसका। वो कहने लगी, बस मुझसे बात कर लिया करो, अपनी आवाज मुझे सुना दिया करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरा दिल भी अब धीरे धीरे किरण की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा था। जब भी दिन के समय वह अकेली होती मुझे बुला लेती, मुझे अपने कमरे में ले जाती, और फिर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करती।
मेरे करीब आ जाती। कई बार हम दोनों मोहब्बत के नाम पर पाप कर बैठे थे। एक बार मैं किरण के कमरे में ही था कि जब उसके घर का दरवाज़ा बजने लगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर हम दोनों का ही रंग उड़ गया था। मैं फौरन से किरण के कमरे में ही छुप गया। वो भी बुरी तरह घबराई हुई थी। कहने लगी, ज़रूर मेरे ससुर होंगे। जैसे ही वह कमरे में जाते हैं, मैं तुम्हें खिड़की से बाहर निकाल दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं उसके कमरे के पर्दे के पीछे छुप गया था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और किरण के मुंह से संजय का नाम सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। उसका पति कनाडा से आया था। कहने लगा, मेरा सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा? किरण वाह घबराई हुई थी। कहने लगी, बहुत अच्छा लगा। आपको इस तरह अचानक अपने सामने देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उसका पति कहने लगा, मम्मी पापा कहाँ है? वो कहने लगी, वह तो किसी रिश्तेदार से मिलने गए हैं। आप नहा ले, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ। लेकिन उसका पति उसके करीब आ गया। कहने लगा, किरण तुम्हारे बगैर कैसे मैंने ये समय काटा है, पहले मुझे यह तो बताने दो। किरण का तो सारा ध्यान मुझ पर था। वह बहुत डरी हुई सी लग रही थी। अपने पति से अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे अपनी बेताबियां दिख रहा था। मेरे सामने ही उसने किरण को अपनी बाहों में लिया और उससे संबंध बनाया। मुझ पर क्या बीती थी ये मेरा दिल ही जानता था। मैं भी उससे मोहब्बत करने लगा था, इसलिए उसे उसके पति के साथ बर्दाश्त करना मुझे मुश्किल लगने लगा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका पति वॉशरूम में गया था कि तभी किरण मेरे पास आई। पर्दा हटाकर मुझसे कहने लगी, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैंने किरण को बाहों में भर लिया। मैंने कहा, किरण अपने पति से दूर रहो वरना मैं उसका खून कर दूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारे पति को भी नहीं। उसे कहो वह तुम्हें तलाक दे दे और अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाए। मैं बेहद गुस्से में था। किरण का तो रंग उड़ा हुआ था। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, अभी जाओ यहाँ से। मैं बाद में तुमसे फ़ोन पर बात करूंगी। अगर मेरे पति ने तुम्हें देख लिया तो आज की रात हम दोनों की आखिरी रात होगी। मैंने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उससे ये कहकर मैं उसके घर से और कमरे से बाहर निकल गया था। उसके बाद तो किरण ने मुझे फ़ोन करना भी छोड़ दिया था। लेकिन अब मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। जब भी ख्याल आता है वह अपने पति के करीब होगी, मुझे बेचैनी सी होने लगती थी। मैंने किरण को न जाने कितने मैसेज किए थे। उसे कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। वो अब मुझे बहाने करने लगी थी। मेरे दिल में अपनी मोहब्बत की आग लगाकर अब वह मुझे दूरी बनाने लगी थी। मैं तो अब उसकी संगत के लिए बेचैन होने लगा था, या शायद पाप की आदत लग गई थी। एक बार मुझसे रहा नहीं गया तो मैं एक पिज्ज़ा लेकर उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा उसी ने खोला था। उसे देखकर ही मेरा दिल बेख्तियार सा होने लगा था। वह मुझे देखकर हैरान थी। कहने लगी, तुम क्यों आए हो? मैंने कहा, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। वह कहने लगी, मेरे सास ससुर अभी अपने कमरे में ही है, तुम जाओ। लेकिन मैं घर के अंदर आ गया। मैंने कहा, मैं अपने दिल का क्या करूं किरण, मैं पागल हो जाऊंगा, समझ क्यों नहीं आता? वह मुझे अपने कमरे में ले गई, मेरे सीने से लग गई। कहने लगी, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रही हूं, लेकिन मेरी मजबूरी को समझो। यह कहकर वह मुझसे पीछे हट गई। लेकिन मुझे कहाँ सब्र था। अपने होश उड़ा देने वाले हुस्न के साथ वह मेरे सामने खड़ी थी। मैं कैसे उससे दूर रह सकता था? कितनी रातें सिर्फ उसे याद करके मैंने बेचैनी सी काटी थे। मैंने उसे अपने बाहों में भर लिया और अपनी बेताबियां दिखाने लगा। उसे बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। मेरी बेताबियां इस समय अपनी चरम सीमा पर थी। जिसकी आदत उसी ने मुझे डाली थी। वह मुझे खुद से पीछे करने की कोशिश में थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला था। शायद जल्दबाजी में किरण कमरे का दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी। सामने उसका ससुर खड़ा था। उसे देखकर तो मेरा भी रंग उड़ा था। किरण ने मुझे धक्का दिया अपने बचाव के खातिर। वह मुझको बहुत बुरा फंसा चुकी थी। उसका ससुर मेरे करीब आया, मेरा गिरेबान पड़कर मेरे मुंह पर 2-3 थप्पड़ रख दिए और उसके बाद तो उसने मुझे बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। शोर मचा दिया। मोहल्ले के लड़के जमा हो गए और वह भी मुझे मारने लगे। किरण का पति भी आ गया, उसने भी मुझे बहुत मारा। कहने लगा, तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, तुम चोरों की तरह मेरे घर में आकर मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने कहा, मैं किरण से मोहब्बत करता हूँ और वह भी मुझसे मोहब्बत करती है, तुम उसे छोड़ दो। मेरा यह कहना था कि किरण का रंग उड़ा था। वह अपने पति के सामने साफ मुकर गई। कहने लगी, यह झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती। मैंने कहा, किरण तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमने प्यार किया है, कह दो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। वो कहने लगी, संजय यह झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहा है ताकि यह सजा से बच जाए।
इसे जेल भिजवा दो। मेरी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया था। किरण कहने लगी, ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम्हारे पति के सामने तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा। वो औरत झूठी थी, मक्कार थी। उसके पति ने कोई दूसरी शादी नहीं की थी। वह हर 2 महीने बाद हिंदुस्तान आता था और कई बार उसके साथ दुबई भी जा चुकी थी। उसके पति ने दूसरी शादी भी नहीं की थी और हर महीने उसकी अय्याशी के लिए उसे खर्च भी भेजता था। लेकिन ये उस औरत का शौक था, नौजवान लड़कों को बेवकूफ़ बनाकर अपना दिल बहलाना। मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और अब जेल की सलाखों के पीछे बैठा था। मुझे 2 साल की कैद हुई थी। मेरे बूढ़े माँ बाप वकीलों और पुलिस वालों को पैसे भर रहे थे ताकि मैं जेल से बाहर आ जाऊं। औरत का यह घिनौना रूप मैंने पहली बार देखा था। पति के होते हुए मजलूमियत का झूठा रोना रोकर उसने मुझे इस्तेमाल किया था। जानबूझकर मुझे उस रात बुलाया। बारिश की खबर पहले ही आ चुकी थी कि आज रात तेज बारिश होगी और वह भी जानती थी कि उस दिन बारिश होगी। मुझे बुलाकर उसने जानबूझकर मेरे अंदर हवस की आग जलाई थी। मोहब्बत का नाम देकर वह मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। औरत का यह रूप पहली बार देखा था। आज तक तो मैंने यह सुना था कि मर्द हवस का पुजारी होता है, लेकिन यहाँ तो औरत ही हवस की पुजारन निकली थी। यहाँ तो वह झूठ बोलकर बच गई, लेकिन भगवान के सामने क्या करेगी। बेशक मैं भी कसूरवार हूँ, मुझे भी गुनाह से बचना चाहिए था, लेकिन मैं बहक गया था। शैतान ऐसे ही इंसान को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करता है और मैं भी उसके धोखे में आ चुका था। लेकिन आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप मत आइए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।